तो आज हम लोगों को पढ़ना है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में एक महत्वपूर्ण प्रोविजन जिससे पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है मेंस में, उत्तराधिकार, जिसका उल्लेख चैप्टर 9 में किया गया है। धारा चैप्टर 9 की धारा अगर देखेंगे आप तो चैप्टर 9 की धारा कहाँ से कहाँ तक चलती है, 74 से लेकर के 126 तक, 47 से 74 से लेकर 46 तक, 26 से 46 तक, 74 to 146 तक है, क्योंकि 147 से शुरू होता है सरकारी पट्टेदार चैप्टर 10। तो चैप्टर 9 चैप्टर 9 का कोई बहुत महत्वपूर्ण नाम है, खातेदार से जुड़ा हुआ, खाता से जुड़ा हुआ खुद 9 भागों में बटा हुआ है। चैप्टर 9 खुद 9 भागों में बटा हुआ है। इसमें जो न्यायगमन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो न्यायगमन है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जाने दो लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड होता रहेगा, बस ये बीच बीच में जो है नेट ऑन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यायगमन धारा 107 से लेकर के 115 तक में बताया गया है, 107 से 115। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस बात प्रबल संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाएगा। अब इस न्यायगमन में सबसे महत्वपूर्ण धारा 107, क्योंकि उत्तराधिकार के जो नियम है वो 3 तरह से है, यानी महिला की मृत्यु होने पे अलग उत्तराधिकार का नियम, पुरुष की मृत्यु होने पे अलग उत्तराधिकार का नियम। तो जो उत्तराधिकार का नियम बताया गया है वो मेनली आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण धारा है वो है 108 से लेकर के 111 तक। ठीक है, वैसे है तो सब सिद्धांत तो सबके महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तराधिकार के संदर्भ में 108 और 109, 110, 109, 110 महिला की दशा में और 108 पुरुष की दशा में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उत्तराधिकार का क्रम या उत्तराधिकारियों का क्रम, उत्तराधिकारियों का क्रम। धारा 108 से 110। अब इसको 2 भागों में आपको बांटना है, पुरुष की दशा में और दूसरा है महिला की दशा में। पुरुष की दशा में 108 और महिला की दशा में 2 भाग में बटेगा। 2 भाग का मतलब क्या, ध्यान समझना कि अगर वो प्रॉपर्टी महिला को उत्तराधिकार में मिली हुई है तो उसके मरने पे उत्तराधिकार का नियम 109 से चलता है। यानी कहां से आई हो प्रॉपर्टी महिला के पास, उत्तराधिकारी के नाते उसने प्रॉपर्टी पाई है। तो सक्सेशन की कंडीशन में उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति अगर उसको आई हो तो धारा 109, और अगर महिला को उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति नहीं मिली है बल्कि किसी ने दान किया है, उसने खरीदा है, ठीक है, या अन्यथा उसको मिला है संपत्ति, तब उसके मरने के उत्तराधिकार का नियम 110 में, यानी अन्य दशा में 110। तो ये धारा क्लियर हो गई। पहले कौन किससे जुड़ा हुआ है, यानी किसी पुरुष की मृत्यु होने पर, पुरुष कौन, चाहे वो आसामी हो,
चाहे सरकारी पट्टेदार हो, चाहे वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो, चाहे असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो, क्योंकि उत्तराधिकार का नियम सब पे लागू होता है। वंशानुगत सभी का हित, जितने भी खातेदार हैं सभी खातेदारों का हित जो है वंशानुगत होता है। ये इस पॉइंट पे सबके सब कॉमन होते हैं। तो पुरुष की दशा में 108, महिला की दशा में 2 धाराएं। अगर महिला को संपत्ति उत्तराधिकारी के रूप में मिला है तो 109 उसकी मृत्यु होने पे उत्तराधिकारियों का नियम बताती है, और अन्य दशा में उसको मिला है तो 110। अब प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि अगर महिला को संपत्ति उत्तराधिकारी के रूप में मिला है तो किस किस हैसियत में मिला होगा। महिला को संपत्ति उत्तराधिकारी के रूप में किस किस हैसियत में मिल सकता है। विधवा पत्नी के रूप में मिल सकता है कि नहीं, अविवाहित बेटी के रूप में, विवाहित बेटी के रूप में, चाची के रूप में, बुआ के रूप में, दादी के रूप में, ठीक है, माँ के रूप में, सब में तो संपत्ति मिल सकती है उसको। यानी महिला की अलग अलग हैसियत में संपत्ति उसको मिल सकती है। तो चाहे जिस हैसियत में मिला हो इससे मतलब नहीं है, बस अगर महिला को संपत्ति उत्तराधिकारी के रूप में, वो उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई है तो उसके मरने पे 109 नियम बताती है, और अन्यथा वो संपत्ति उसके पास आई है तो 110। अगर वसीयत से भी आई है तो 109 लागू होगा नहीं, क्योंकि वो उत्तराधिकारी के रूप में नहीं मिला। तो वसीयत किसी ने किया हो, विक्रय किया हो, दान किया हो, उसने खुद कहीं से अर्जित किया हो तो 110 से चलेगा। क्लियर हो गया। अब ये जो उत्तराधिकारियों का क्रम है, यानी मरने पे चाहे पुरुष की या महिला की, उत्तराधिकारियों को संपत्ति तभी जाती है जब मरने वाला व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, मरने से पूर्व वसीयत ना किया हो अपनी जमीन का। अगर उसने अपनी भूमि का वसीयत कर दिया तो उसके मरने पे जिसको वसीयत किया है वसीयतदार को चली जाएगी, उत्तराधिकारियों को नहीं जाएगी। कितना वसीयत राजस्व संहिता में किया जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप संपूर्ण हित का अपने वसीयत कर सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा, ये उत्तराधिकार का नियम हिंदू और मुस्लिम सभी पे बराबर लागू होता है। यहाँ पे कोई पर्सनल लॉ लागू नहीं होता। जहाँ कहीं लागू होता है वो बताएंगे हम पर्सनल लॉ कब कब लागू होता है। और ये उत्तराधिकार का नियम केवल और केवल कृषि भूमि पे बताया गया है। कृषि भूमि से जो भिन्न संपत्तियां हमारे पास हैं उस पे ये नियम लागू नहीं होता। ठीक। अब धारा 107 कहती है वसीयत से जुड़ी हुई कि कौन अपनी भूमि का वसीयत कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। धारा 107 से शुरू कर रहे हैं कि कौन अपनी भूमि का वसीयत कर सकता है, कौन नहीं। तो खातेदारों में कितने वर्ग थे, 4। धारा 74 बताती है जो पहले वर्ग का खातेदार में है, पहला वर्ग संक्रमणीय अधिकार वाला भूमि है, केवल उसी को वसीयत करने का अधिकार है। म्यूट कर लीजिए, किसका म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए आप लोग। बीरेंद्र आवाज जा रही है, हाँ म्यूट कर लीजिएगा। तो जितने भी वसीयत वो क्या होता है, जितने भी खातेदार हैं उसमें से केवल एक खातेदार, क्योंकि कौन कौन है, संक्रमणीय, असंक्रमणीय, आसामी और सरकारी पट्टेदार, ये 4 प्रकार के खातेदार हैं। तो ये जो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है ये अपनी जोत का या उसके किसी भाग का वसीयत कर सकता है, शेष वसीयत नहीं कर सकते हैं। अगर शेष में से किसी ने वसीयत किया तो वो क्या होगा, वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर वसीयत कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है, लिखित हो, हस्ताक्षरित हो, रजिस्टर्ड हो। ध्यान रखना, लिखित, हस्ताक्षरित, रजिस्टर्ड और अनुप्रमाणित भी लिखा है जी, 2 अनुप्रमाणित भी लिखा है। और अनुप्रमाणित की डिफिनीशन टीपीए की धारा 3 में दिया गया है, जिसमें कम से कम 2 साक्षी होना मैंडेटरी है। जबकि एविडेंस की धारा 134 कहती है किसी मामले को साबित करने के लिए गवाह की संख्या अपेक्षित ही नहीं है।
लेकिन अनुप्रमाणक साक्षी कम से कम 2 होना ही चाहिए। या जब कभी ये पंचनामा वगैरह बनाया जाता है, तलाशी होती है, तब वहां मैंडेटरी होता है 2 सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति वहां पे। तो हाँ, म्यूट नहीं हो पाया वीरेंद्र, म्यूट नहीं हो पाई है आपकी कॉल। हेलो, हाँ म्यूट पे नहीं है आपका, म्यूट कर दीजिए। अभी भी म्यूट नहीं हो पाया है। एक माइक का ऑप्शन एक आ रहा होगा, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तब तक म्यूट नहीं माना जाएगा। क्या? नहीं, म्यूट नहीं दिखा रहा है आपका। ये इस तरह का एक विकल्प होगा, ऐसे ना, ऐसे बना होगा, ठीक है, ऐसे बना होगा, हाँ, और ये इस तरह से निशान लगेगा। अरे जितने भी बटन हो वहां पे दबाओ सब पे, ठीक है, किसी न किसी पे तो म्यूट होगा। फिलहाल अभी म्यूट नहीं हुआ मेरे, अभी भी नहीं हो पाया है। अच्छा, उसमें शो नहीं कर रहा है क्या? अच्छा, विकल्प ही नहीं शो रहा, ठीक है, आप उस पे वीडियो पे क्लिक करेंगे आप ना, इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। कहीं आसपास में इस तरह का निशान बना होगा, देखिए कहीं दिख रहा है आसपास कैमरे पे, देखो रेड कलर का बटन है, उसको दबाओ। एक बार उस पे जो है स्क्रीन पे टच कर दो ऐसे, ठीक है, स्क्रीन पे एक बार टच कर दो, उसके बाद देखो ये बटन कहीं भी दिख रहा है पूरे स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है। अच्छा, अगर नहीं भी दिख रहा हो तो आप जहां भी हो, ठीक है, बड़े शांति से बैठे रहिएगा आराम से, तो आवाज नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि आप सब चल रहे हो या हवा वगैरह आ रही हो। हाँ, अब ठीक है। कौन मिस कर रहा है? 1 सेकंड होल्ड करिएगा, कौन परेशान है? कौन चल रहा है? चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर केवल अपनी जोत का वसीयत कर सकता है। तो प्रश्न ये है कि ये तीनों अगर अपनी जोत का वसीयत वो अगर ये तीनों अपने उत्तराधिकारियों को ना देना चाहें तो क्या कोई विकल्प इनके पास है? तो अब इनके पास विकल्प नहीं है, जरा समझिएगा। इनके तो उत्तराधिकारी पाएंगे ही हिस्सा, क्यों? क्योंकि असंक्रमणीय बेच सकता नहीं है, आसामी बेच सकता नहीं, सरकारी बेच सकता नहीं है, ना वसीयत कर सकते हैं ये सब। तो इनके मरने पे तो इनके उत्तराधिकारी को संपत्ति जाएगी, लेकिन संक्रमणीय वाला चाहे तो वसीयत करके मर जाए, चाहे तो सेल करके मर जाए, चाहे तो दान कर दे, तो इसके उत्तराधिकारी वंचित हो जाएंगे। बड़े पैमाने पे आप देखेंगे जितने भी जोतदार हैं वो सब क्या हैं? संक्रमणीय वालों की संख्या ज्यादा है जहां जमीनें हैं। नहीं तो या तो फिर ये भी आसामी भी बहुत ज्यादा है, आसामी भी मिलेंगे आपको। तो अब ये तो धारा 107 हो गई। 108 पे चलते हैं। धारा 108 में सबसे पहले 2 उपधाराएं हैं। 108 में 2 उपधाराएं हैं, 1 और 2। 1 में 4 सिद्धांत बताए गए हैं। कितने? 4 सिद्धांत बताए गए हैं। और 2 में उत्तराधिकारियों का वर्ग बताया गया है। 2 में उत्तराधिकारियों का वर्ग बताया गया है कि किसको किसको संपत्ति जाएगी। और 1 में वो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के अनुसार ही उत्तराधिकारियों को संपत्ति प्राप्त होती है। अब सिद्धांत में आप पहला सिद्धांत देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो उत्तराधिकारियों का वर्ग है वो टोटल 15 है। कितने वर्ग हैं? 15 है। आपसे टोटल नंबर भी पूछा जा सकता है, और ये प्री में पूछा जा सकता है कि धारा 108 के अनुसार उत्तराधिकारियों के कितने वर्ग हैं। यद्यपि पीसीएसजे में ये तो सिलेबस में ही नहीं है प्रारंभिक परीक्षा के, तो 15 वर्ग। इसमें से का, खा, गा, घा, अंगा ऐसे करके लिखा हुआ है, का, खा, गा, घा करके लिखा हुआ है। तो जो सिद्धांत हैं 4, उसमें पहला सिद्धांत ये कहता है कि उपधारा 2 में वर्णित
जो प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगे। इसी को क्या कहते हैं? पर कैपिटा। क्या कहते हैं इसको? पर कैपिटा, पर व्यक्ति का नियम। ठीक है, पर कैपिटा का नियम आइए, पहला पर कैपिटा का नियम बताता है और दूसरा पर स्ट्रिप का नियम बताता है, प्रति शाखा अनुसार। तो शाखा अनुसार, व्यक्ति अनुसार, यानी दोनों रूल अलग अलग। व्यक्ति अनुसार पहला सिद्धांत है, शाखा अनुसार दूसरा सिद्धांत है। क्योंकि दूसरा सिद्धांत कहता है कि जो प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी दूसरे वर्ग के उत्तराधिकारी पर अधिमान प्राप्त करेगा, इसे वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि का, खा, गा, घा सभी वर्ग के उत्तराधिकारी एक साथ हैं मौजूद मृतक पुरुष के मरने पे, तो उसमें जो का वर्ग का उत्तराधिकारी है पहले संपत्ति का को दी जाएगी, खा को अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो खा अगर अपवर्जित होगा तो उसके नीचे वाले ये सब ऑटोमेटिक अपवर्जित हो जाएंगे। जब का वर्ग का उत्तराधिकारी नहीं होगा तब किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तब खा वर्ग को दी जाएगी। और जब खा और का में से कोई ना हो तब गा को दी जाएगी। ये ध्यान रखना। तो ये नियम कौन कहता है? दूसरा, कि पहला वर्ग दूसरे वर्ग पे प्रायोरिटी प्राप्त करेगा, अधिमान प्राप्त करेगा। लेकिन पहले वर्ग में अगर पहले वर्ग को मिल रहा है तो इसमें जितने भी लोग होंगे सबको एक साथ मिलेगा। और इसमें कितने लोग हैं? 3, बेटा, बेटी, विधवा। कितने लोग हैं? पहले वर्ग के कितने उत्तराधिकारी हैं? का में 3 हैं, विधवा, बेटा, बेटी। अब आप उसको 4 मत कहिए, क्योंकि वो बेटा, बेटी, विधवा थर्ड जेंडर पति या पत्नी भी तो हो सकता है, तो भी तो पति या पत्नी ही तो हुआ। और वो थर्ड जेंडर पुत्र या पुत्री भी हो सकता है। तो चाहे थर्ड जेंडर हो चाहे फर्स्ट जेंडर हो, इससे मतलब नहीं है। वो बेटा, बेटी और विधवा व्यक्ति के में आप अलग अलग देखेंगे तो 3 ही बन रहे उसमें। तो इन तीनों को अगर तीनों जीवित हैं, यानी किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए और अपने पीछे अपने एक बेटा, एक बेटी और विधवा को छोड़ के मर जाए, तो तीनों को 1/3 1/3 1/3 हिस्सा मिलेगा, बराबर बराबर मिलता है। क्लियर? लेकिन खा वर्ग के उत्तराधिकारियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो पहला सिद्धांत कहता है का वर्ग के सभी उत्तराधिकारियों को बराबर बराबर, लेकिन खा वर्ग को कुछ नहीं मिलेगा जब तक का वर्ग के उत्तराधिकारी जीवित हैं। कौन? एक की एक से अधिक, चाहे एक जीवित हो चाहे सभी जीवित हो। अगर एक भी यहाँ छूटा हुआ है तो नीचे नहीं संपत्ति है। क्लियर हो गया? तो एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका बेटा भी है, उसका पोता भी है। संपत्ति में हिस्सा बेटे को मिलेगा, पोते को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। केवल बेटे को मिलेगा, पोते को नहीं मिलेगा। पोते को कब मिलेगा? जब बेटा ना होता, मर गया होता पहले। अभी आगे बताएंगे। दूसरा बात, चलते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा नियम क्या कहता है कि जहां किसी व्यक्ति के एक से अधिक विधवाएं हों या एक से अधिक विधवा बहुएं हों, या तो खुद की एक से अधिक विधवाएं हों या विधवा बहुएं हों, कितनी? एक से अधिक, तो उन विधवा महिलाओं को एक ही माना जाएगा। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, 3 विधवा उसकी हैं, 3 पत्नियां थी, राजा दशरथ बन गया था, तो 3 विधवा थी और वो लोग भी विधवा हुई थी। तो वो तीनों लोग को एक माना जाएगा। कितना माना जाएगा? एक। और कितने बेटे थे उनके? 4 बेटे थे। और उनकी मृत्यु अगर हो गई तो उनकी जितनी भी संपत्ति थी उसमें किसको किसको हिस्सा मिलेगा? उनकी 3 विधवाएं हैं, 3 विधवा और 4 बेटे थे ना, 1 2 3 बेटियां तो थी नहीं। तो अब इन विधवा को कहा गया, ये तीसरा नियम कहता है, यानी उपधारा 1 का तीसरा सिद्धांत कहता है कि तीनों विधवाओं को क्या माना जाएगा? एक। और ये 4 बेटे हैं तो चारों को 4 माना ही जाएगा। बेटियां हैं नहीं, बेटियां भी ऐसे भाइयों के बराबर काउंट होती। तो अब मान लीजिए जितना भी राजपाट है वो कितने भागों में बटेगा? 4 और 1, ये विधवा को 1 इकाई माना गया है ना, तो 5।
5 भागों में बट जाएगा। तो इन तीनों को कितना मिला टोटल राजपाट में हिस्सा, यानी कृषि जमीन में, कृषि जमीन में कितना हिस्सा मिला? 1/5 मिला, 1/5वां भाग मिला। अब 1/5वां भाग इन तीनों में बराबर बराबर बट जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये कहता है तीसरा नियम कि अगर वो चौथा नियम कहता है तो सारी विधवाओं को एक माना जाएगा, ये तीसरा, और चौथा कहता है उन सबको एक अंश प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? ये 4 सिद्धांत आपने पढ़ लिया। पहले वर्ग के जितने उत्तराधिकारी हैं सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, पहला नियम। दूसरा, पहले वर्ग का उत्तराधिकारी को दूसरे वर्ग के उत्तराधिकारी पे अधिमान प्राप्त होगा। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति की एक से अधिक विधवा या एक से अधिक बहुएं हैं, बहुओं की भी बात की गई है, सीधे बहु नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ उसका यही अर्थ निकल के आ रहा है कि चाहे उसकी विधवाएं हों एक से अधिक या उसकी बहुएं एक से अधिक हों, विधवा है, तो उन सबको क्या माना जाएगा? एक, और उनको हिस्सा जो दिया जाएगा एक अंश ही मिलेगा। जितने हैं सबका हिस्सा नहीं लगेगा, टोटल में जितना इनको मिलेगा उसमें सबका आधा हिस्सा लगेगा। क्या? हेलो, हाँ, हेलो, आपकी आवाज ही को कर रही है। वीरेंद्र, ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है क्या म्यूट करने का? अच्छा, दिख नहीं रहा विकल्प। एक बार काट करके दोबारा लगा के देखिए। हाँ, एक बार कट करके दोबारा लगा के देख लीजिए। हाँ, अब देखिए विकल्प आ रहा है कहीं से? हाँ, मिल गया। चलिए ठीक है, ठीक है, अब म्यूट हो गया। तो ये तो आपने सिद्धांत पढ़ लिया। अब इसी सिद्धांत के अनुसार किसी पुरुष भूमिधर की मृत्यु होने पे उत्तराधिकारियों को संपत्ति प्राप्त होती रहेगी। तो अब हम लोग क्या देखना है? ये उत्तराधिकारियों का नियम देख लेना है। कितने उत्तराधिकारी हैं? 15 वर्ग लिखा हुआ, इसमें कोई खंड रिपील नहीं होगा। ठीक है, कोई खंड रिपील नहीं, निश्चित नहीं किया गया होगा, क्योंकि ये अपडेटेड है ना, तो इसलिए कोई खंड इसमें रिपील नहीं मिलेगा। का, खा, गा, घा, अंगा करके 15 खंड। लास्ट में क्या लिखा है हिंदी में? अड़ा। ठीक है, अड़ा का मतलब 15। अब इसमें आपको देखना क्या है कि पहले में कौन कंफ्यूजन पहला वाला है, बाकी तो सब आप समझ जाएंगे। पहले में ही कुछ कंफ्यूजन है, और इसमें आपको 2 तरह से याद रखना है। ठीक है, इसको 2 तरह से याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाएगा, एक प्रॉब्लम बेस्ड और एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या? कि किसी पुरुष भूमिधर की मृत्यु होने पे उसके उत्तराधिकारियों का क्रम बताइए। तो उत्तराधिकारियों के क्रम में आपको क्या लिखना पड़ेगा? अब देखिए, उत्तराधिकारियों को क्रम लिखने पे सीधे सीधे बस उपधारा 2 से मत शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले आप धारा 108 बताइएगा, और 108 में ये भी लिखिएगा कि धारा 108 धारा 107 के उपबंधों के अधीन रहते हैं, क्योंकि है ना, धारा 108 किसके अधीन है? 107 के। 108 का जो नियम है वो 107 के अधीन है। तो 107 के अधीन रहते हुए, यानी अगर वसीयत करके मर गया है तो फिर इसका नियम लागू नहीं होगा। अधीन रहते हुए उपधारा 2 में वर्णित उत्तराधिकारी जो है, उत्तराधिकारियों को संपत्ति निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार अंतरित होगी। तो वो सिद्धांत भी आपको बताना है चारों, और वो सिद्धांत बताते हुए फिर उत्तराधिकारियों का वर्ग लिखिएगा। ये लिखने का सही तरीका है। बाकी आपको जितना आएगा उतना ही लिखोगे, हमारे कहने से तो लिखोगे नहीं, लेकिन अगर इतना भी आ रहा तो आप इस तरह से लिखिएगा। इसको जो लिखेगा, जो जैसे लिखता है उसी हिसाब से उसको नंबर मिलते हैं, जो जितना अच्छा लिख देगा, क्योंकि लिख के तो हर कोई आएगा, चाहे एक ही नाम लिख के आए।
तो पहले वर्ग में अगर आप देखेंगे जो उत्तराधिकारी हैं कितने हैं, एक विधवा, पुत्र और अविवाहित पुत्री। अब विधवा में थर्ड जेंडर पति या पत्नी भी शामिल है, ध्यान रखना, थर्ड जेंडर पति या पत्नी भी शामिल है। 2019 से किया गया है ये, ठीक। पुत्र और अविवाहित पुत्री, विवाहित पुत्री प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी नहीं है। और दूसरा क्रम क्या पूछा जाता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, कि एक पुरुष भूमिधर अपने पीछे अपनी एक विधवा को, अपनी एक अविवाहित बेटी और 2 विवाहित बेटियों को छोड़कर मर जाता है, किसको कितना हिस्सा प्राप्त होगा। या ये भी पूछे किसको कितना हिस्सा प्राप्त होगा, या ये पूछेगा कौन किस वर्ग का उत्तराधिकारी है। तो किस वर्ग का उत्तराधिकारी है तो आपको बताना पड़ेगा, पहले तो ये बताना पड़ेगा। अब आप बताएंगे कि विधवा का वर्ग की उत्तराधिकारी है, अविवाहित बेटी भी का वर्ग की उत्तराधिकारी है, और विवाहित बेटी गा वर्ग की, विवाहित बेटी गा वर्ग की उत्तराधिकारी है, क्योंकि बीच में माता पिता खा वर्ग में आ जाते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, या तो आप धारा 108 को लिख करके उसके सिद्धांत और फटाफट तुरंत काका गाघा लिख दीजिए और फिर उसे दिखा दीजिए कि उपरोक्त प्रश्न में महिला का वर्ग की उत्तराधिकारी है, ये इस वर्ग की उत्तर, उसके सामने आप लिस्ट के सामने ऐसे ऐसे लिख दो, ये इस वर्ग की उत्तराधिकारी है, हो गया। या तो आप ये लिस्ट ना बनाओ, क्योंकि ये लिस्ट बनाना आसान काम नहीं है, ये तभी वहां बनेगा जब यहाँ 10 बार आप बना चुके होंगे, नहीं तो वहां याद नहीं आएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, सबसे आसान तरीका फिर ये है, ये सिद्धांत लिखते हुए आप 14 वर्ग के उत्तराधिकारी हैं, नाम ना लिखो, बस का खा गा घा डाल दो, उसमें भरो नहीं कौन किस में आता है, ये मत भरना। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ शॉर्टकट, लिस्ट बना दो का से लेके अंगा तक, और क्या दिखा दो कि विधवा का वर्ग की उत्तराधिकारी है, पुत्र का वर्ग का उत्तर, अविवाहित बेटी का वर्ग की उत्तराधिकारी है, इन तीनों को यहाँ लिख दो, ये प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी हैं, और विवाहित बेटी गा वर्ग के उत्तराधिकारी, खत्म उत्तर। बाकी किसमें और क्या है ये सुनो ना, आप पूछ रहे हो कितना है ये हम बता दें, ये भी उत्तर सटीक है और ये आपके लिए आसान है। लेकिन अब लिस्ट बनाने में 13-16 ना होने पाए, क्योंकि 15 है तो 15 लिखना, क्योंकि अगर आप कह दे कि 14 वर्ग के उत्तराधिकारी हैं तो प्रथम दृष्टया आपने गलत बोला, यानी आपको फिर ये भी नहीं क्लियर कितने वर्ग के उत्तराधिकारी हैं। अगर ये भी नहीं आ रहा तो फिर केवल इतना लिखो कि ये धारा 108 की धारा 2 के अनुसार विधवा पुत्र अविवाहित बेटी का वर्ग की उत्तराधिकारी और विवाहित बेटी गा वर्ग की उत्तराधिकारी है, बस इतने लिख के छोड़ दो। ये सबसे शॉर्टकट है, ये सबसे आसान है, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं है जितना वो लिस्ट बना के आपने बना दिया बिना किसी और लोगों का नाम दर्शाए, और वो भी आसान है, बस इतने तो याद रखना है कि अड़ा तक याद रखना है नंबर। अब यहाँ पे कुछ और चीजों को देखना है कि विधवा है, पुत्र है, अविवाहित पुत्री है, तो ठीक है, तो समझ में आ गया। अब प्रश्न यहाँ पे यह है कि बेटा तो था लेकिन बेटा मर चुका है, बेटा का बेटा है यानी पौत्र, तो जो मरा है ये मृतक, ठीक है, इसकी मृत्यु हुई है, इसका क्या हुआ मृतक, मृतक का ये क्या है पोता हुआ कि नहीं हुआ, पौत्र हुआ ना, और इसका ये बाबा हो गया या दादा कह लीजिए, कहीं दादा चलता है कहीं बाबा चलता है। तो अगर बेटा नहीं है तो पौत्र को बेटे की जगह जैसे 3 बीघा जमीन है, इसकी मृत्यु हो गई, एक विधवा एक अविवाहित बेटी एक पुत्र था, तीनों को 1-1 बीघा बन रहा है, लेकिन बेटा तो मरा हुआ है। तो प्रश्न ये है यहाँ उत्तरजीविता का नियम लागू होगा या उत्तराधिकार का, उत्तराधिकार का, उत्तरजीविता का नियम नहीं लागू होगा। उत्तरजीविता का मतलब है कि उस वर्ग में अगर कोई एक नहीं है तो जो है उन्हीं को उसका भी हिस्सा दे देना, तो नहीं जाएगा। यहाँ अगर बेटा नहीं है तो इसका 1 बीघा इसके बेटे में चला जाएगा, इसका 1 बीघा किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। और पोता भी नहीं है, इसका 1 बेटा था पर पौत्र, इसको पर पौत्र कहेंगे ना,
तो ये मरा, इसका भी बेटा मर चुका है, इसका पोता भी मर चुका है, इसके मरने से पहले भी बेटा और पोता मर चुके हैं, लेकिन परपोता है, परपौत्र है, तो ये संपत्ति, इसका जो हिस्सा इसके बेटे के जीवित रहने पे बेटे को मिलता, वो हिस्सा इसके परपौत्र को चला जाएगा। और परपौत्र एक से अधिक हैं, 2 हैं, तो इस 1 बीघे को आधे आधे में बांट लेंगे, जितने भी होंगे बराबर बराबर उनको मिल जाएगा। बात समझा गया? लेकिन फिर समझिए, ये बेटा है, बेटा मर गया है, बेटा की विधवाएं हैं 1 से अधिक, तो 1 बीघा उन सभी विधवाओं को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। विधवा है लेकिन एक पौत्र भी है, पहले विधवा को जाएगी। तो विधवा को मिलेगी कि पौत्र को मिलेगा कि दोनों को बराबर बराबर मिलेगा? नहीं, पहले विधवा को मिलेगी, फिर क्योंकि अब देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा है, विधवा और पौत्र प्रतिशाखा के अनुसार जाता है, तो दोनों एक ही शाखा के हैं। नहीं है ना, वो माँ है उसकी ना, तो क्या दोनों एक शाखा के हैं? अलग अलग शाखा के हो गए ना, 2 पीढ़ी हो गई कि नहीं हो गई? इसको नहीं मिलेगा, विधवा को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रुक गया ना, यहाँ पे रुक गई वो संपत्ति, इसकी विधवा को मिल जाएगी, इसको नहीं मिलेगा। अब विधवा नहीं है तो किसको मिलेगा? पौत्र को मिलेगा। इसी तरह से पौत्र भी मर गया है, लेकिन पौत्र की विधवा है और एक परपौत्र है, तो पहले पौत्र तो फिर यहाँ विधवा को मिल जाएगा, परपौत्र को नहीं, क्योंकि ये नीचे पीढ़ी की है, ये नीचे पीढ़ी की, यही तो रोक रहा है दूसरा नियम कि प्रति शाखा के अनुसार होगा, प्रति शाखा के अनुसार होगा। ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि दोनों अलग अलग पीढ़ी के हो गए, एक पीढ़ी के नहीं है। या वह किताब पे ज्यादा समझ में आएगा नहीं, यहाँ से समझेंगे आपको तो ये दृष्टांत आपके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का उत्तर आपको यहीं से करना होगा, और हम ये इसीलिए बता भी रहे हैं क्योंकि कितना भी जटिल जाके अंदर से पूछेगा तो भी आप उत्तर कर ले जाओगे उसका, और बुक से तो भी समझ में नहीं आएगा। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि पौत्र के नीचे परपौत्र, अगर ये भी, इसको क्या कहते हैं? पुंजातीय वंशज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुंजातीय वंशज किसकी तरफ से? पुत्री की तरफ से कि पौत्र की तरफ से? पुरुष की तरफ से। ये पुंजातीय वंशज का मतलब है नीचे की पीढ़ियों को पुंजातीय वंशज कहा जाता है, जितनी नीचे की पीढ़ियां हैं। लेकिन वो तो 2 तरह से भी तो हो सकती हैं, महिला की तरफ से और पुरुष की तरफ से। तो ये किसकी तरफ से जा रहा है? मेल डिसेंडेंट है कि नहीं? मेल लेनियल है कि नहीं है? तो ये इसी को मिलता है। अब यहाँ जैसे अविवाहित, ये एक विवाहित बेटी है, विवाहित बेटी ना हो, अगर विवाहित बेटी की मृत्यु हो गई हो या अविवाहित बेटी भी मर गई हो, लेकिन इसका कोई बेटा हो, अविवाहित पुत्री का कोई बेटा हो, तो क्या उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। पुत्र मर गया है, पुत्र का पुत्र है तो उसको मिलेगा, लेकिन अविवाहित बेटी की मृत्यु हो गई हो और इसका बेटा हो तो उसे नहीं मिलेगा। अब उधर का वाले में अगर कोई नहीं बचेगा तब तो ट्रांसफर हो जाएगी ना इसको। का में कोई नहीं मिलेगा तो खा में देखा जाएगा। अब खा में अगर इसका बेटा आ रहा होगा तो मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। अगर इधर वाली साइड में कोई भी नहीं रहता तब तो नाती ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं तो अगर इस सबसे पहले ये समझे कि इसे का वर्ग में 3 है तो ये तीनों को बराबर बराबर मिलेगा। विधवा एक से अधिक है तो उनको एक ही हिस्सा मिलेगा, ठीक। लेकिन पुत्र में अगर पुत्र नहीं है, पुत्र के नीचे की कोई पीढ़ियां हैं तो उन्हें संपत्ति चली जाती है। लेकिन अगर अविवाहित बेटी नहीं है, अविवाहित बेटी नहीं है और उसके नीचे कोई संतान है, उसके नीचे कोई संतान है, ठीक, तो उसको संपत्ति नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? तो अविवाहित बेटी की एक सेकंड, अरे बात वो तो हम समझ रहे हैं आपकी बात, मोरलिटी के आधार पे तो ठीक है, लेकिन क्या संतान होने के लिए शादी होना मैंडेटरी है? नहीं ना। तो इसलिए अगर इसके बच्चे हैं तो उनको संपत्ति नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर विवाहित बेटी को, फिर समझेगा, हम अब इसी को दूसरी जगह समझा रहे हैं आपको, आप कहेंगे तब सर ये तो संभव नहीं है ऐसा, ठीक है, तो यहाँ संभव दिखा रहे हैं। जहाँ विवाहित बेटी को हिस्सा मिल रहा है, अगर विवाहित बेटी ना हो तो क्या उसके बेटे में जाती है संपत्ति? उसके ना रहने पे नहीं जाती है।
उसके नीचे जो उत्तराधिकारी है पहले उनको जाती है। विवाहित बेटी किस नंबर पे है? गा नंबर पे। देखिए घा नंबर पे उसका बेटा नहीं है, विवाहित बेटी का पुत्र, भाई है, भतीजे हैं, वहां पे अविवाहित बहन है। तो इधर वही तो कह रहे हैं, मतलब जब इधर की पीढ़ी का कोई नहीं रहेगा मेल पर्सन के लिए, हाँ जितने भी स्टेट थे, हाँ। अगर देन तब उधर जाएगी। हाँ तो वो देखिए 6वें नंबर पे होगा, 6वें नंबर पे लिखा होगा पुत्री का पुत्र, 7वें नंबर पे है ना, 7वें नंबर पे पुत्री का पुत्र है, डॉटर सन। हाँ डॉटर सन है ना। तो अब डॉटर सन को कब मिल रहा है? जब 6 नंबर के उत्तराधिकारी ना हो, ठीक है, जब 6 नंबर के उत्तराधिकारी ना हो, का ख ग घ अंग चा तक के उत्तराधिकारी ना हो, तब किसको जा रहा है? बेटी के बेटे को तब जा रहा है। ये बात हम यहाँ ये समझाना चाह रहे थे कि जिस तरह से यहाँ लिखा कि बेटा नहीं है तो उसकी पीढ़ियों को चली जाएगी, उस तरह से अगर अविवाहित बेटी नहीं है तो उसकी पीढ़ियों को नहीं जाती है। अब एक दूसरी चीज फिर ध्यान देना है, आप एक दूसरी चीज फिर ध्यान देना है। 1 सेकंड होल्ड रखिए आप लोग। क्या की तकलीफ है? एक सेकंड होल्ड रखिए, इनको बता दें क्लास में। ठीक, तो ये समझ गया। अब यहाँ फिर एक और समझना, लेकिन अगर पुत्र नहीं है, तो समझे पुत्र अगर नहीं है और पुत्र की पुत्री है, पौत्र भी नहीं है, ना तो पुत्र है ना इसकी विधवा है, यानी इस मृतक की ना तो बहू है ना तो बेटा, यानी बेटा था बेटा मर गया है, बहू भी मर चुकी है, इसका एक पौत्र था वो भी मर चुका है या पौत्र नहीं है, लेकिन एक पौत्री है, तो पौत्री को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, पौत्री को मिलेगा, पौत्री को मिलेगा, ध्यान देना, पौत्री को मिलेगा। लेकिन यहाँ अविवाहित बेटी की तरफ से अगर नीचे के संतान है तो उनको नहीं मिलेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। लेकिन क्योंकि ये बेटे की तरफ से आ रहा है ना, ये हाँ पुरुष पुंजातीय वंशज है, इसलिए यहाँ मिल रहा है। और ये पुरुष पुंजातीय नहीं है, मेल नहीं है, ये फीमेल डिसेंडेंट है, इसलिए नहीं मिल रहा है यहाँ पे। चाहे इसका बेटी हो बेटा, ये प्रथम वर्ग में नहीं मिल रहा है, आगे जाके नीचे मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा कि इसके बराबर मिले, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो पौत्री है ना, ये पौत्री भी बाद में जोड़ा गया, पौत्री पहले नहीं था, पहले केवल लड़के लड़का ही था नीचे, अगर लड़कियां तो उनको नहीं मिलता था। लेकिन ये भी कैसी हो पौत्री? विवाहित क्या विवाहित? अविवाहित। अगर विवाहित है तो फिर नहीं मिलेगा, अविवाहित हो हाँ तो फिर उधर 5वें नंबर 6वें 8वें नंबर पे होगा, फिर पौत्री लिखा होगा, पुत्री पुत्र की पुत्री लिखा होगा। चलिए आगे चले। अब मेरे समझ से ये आप समझ चुके हैं, यही सबसे जटिल था, सबसे जटिल यही था, बाकी तो सब में नाम लिखा हुआ। अब एक बार पढ़ लो, का वर्ग को पढ़ लो। लिखा है धारा 108 का में लिखा है विधवा पुरुष भूमिधर की मृत्यु होने, विधवा को जाएगा, पहले का वर्ग पढ़ रहा हूँ, या थर्ड जेंडर पति या पत्नी, ये सब अभी जोड़ा गया है 19 से। अविवाहित पुत्री, अविवाहित पुत्री, विवाहित पुत्री को नहीं मिलेगा, ये बहुत ध्यान देना। विवाहित पुत्री तीसरे नंबर पे है। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और अपने पीछे अपनी विधवा दो बेटियां, जिसमें एक विवाहित एक अविवाहित छोड़ के मर गया, तो विधवा को और अविवाहित बेटी को संपत्ति मिल जाएगी, अविवाहित बेटी को कुछ नहीं मिलेगा। किसमें? खेती की जमीन में। यहाँ हम अदर देन एग्रीकल्चर लैंड पे बात नहीं कर रहे हैं, जब उत्तराधिकार का नियम पढ़ाएंगे वो हिंदू ला तब बताएंगे उसका। फिर
हाँ हाँ नहीं पूछे तो रेवेन्यू का लिख दो उत्तरा, वो जो है पर्सनल लॉ का या पर्सनल लॉ का पूछो और रेवेन्यू लॉ का लिख दो तो गड़बड़ा जाएगा। सक्सेशन एक्ट का भी तो गड़बड़ा जाएगा। उसका अलग है। ठीक है, इतना हो गया। तो पुत्र विधवा, थर्ड जेंडर पति या पत्नी, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेंडर संतान और पुत्र। फिर लिखा है, फिर देखो वही लिखा है पौत्रादिक क्रम में, यही ध्यान देना है, यही तो ये समझा रहा था अभी, यही है पौत्रादिक क्रम में। पौत्रादिक क्रम में लिखा ना, पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज प्रति शाखा के अनुसार। तो किसके पौत्रादिक, अभी सब पौत्र की तरफ से हो गए ना, तो पौत्रादिक क्रम में कैसा, पुंजातीय। तो पुंजातीय मतलब मेल डिसेंडेंट लिखा होगा, लिखा ना, मेल लीनियल लिखा है ना, मेल लीनियल डिसेंडेंट इन द मेल लाइन ऑफ डिसेंडेंट पर स्ट्रिप्स मिल रहा है, पर कैप्टा नहीं। कैसे मिल रहा है, पर स्ट्रिप मिल रहा है। ठीक है, इसमें जितने होंगे सबको नहीं मिलेगा, ये फिर समझा रहा हूं, कारण ना पर स्ट्रिप लिखा हुआ है। पर स्ट्रिप का मतलब क्या है, शाखा के अनुसार। यानी अगर ये मर गया है और इसकी विधवा जीवित है और इसका एक बेटा भी जीवित है, तो बेटे को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस क्रम में नहीं है। विधवा इस क्रम इसके बराबर आ रही है, तो विधवा को मिल जाएगा। अभी जो समझाया था, ये नहीं कि यहाँ भी ये पौत्र भी जीवित है, पर पौत्र भी जीवित है, या पौत्र मर गया इसकी विधवा है पर पौत्र है, तो इन सबको बराबर मिलेगा नहीं, बराबर नहीं मिलेगा। शाखा देखा जाएगा, कौन उच्चतर शाखा में है, ऊपर की शाखा में कौन है, उसी को मिलेगा। जो उससे नीचे का होगा, यानी जो उससे आया होगा, उसको नहीं मिलेगा। बात समझ आ गया। ये केवल प्रथम वर्ग में जो उससे आया है उसको मिलता है। जैसे विधवा और ये पुत्र, तो पुत्र इसी विधवा से ही तो आया है, लेकिन यहाँ प्रथम वर्ग में मिल रहा है। लेकिन अगर पुत्र ना हो तो इसके नीचे में फिर प्रतिशाखा देखा जाएगा। आगे लिखा हुआ है, परंतु यह है कि विधवा, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेंडर संतान और पुत्र, चाहे वह जितनी भी नीचे पीढ़ी में हो, विधवा, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेंडर, अब अविवाहित पुत्री भी यहाँ हो गई ना, इन सबकी अविवाहित पुत्रियां भी, इन सब चाहे जितनी नीची पीढ़ी में, और ये विधवा तो चाहे मृतक की विधवा, चाहे बहू, ठीक है, ये भी विधवा है, बहू भी विधवा है, या पुत्र बहू को पौत्र बहू विधवा है, या परपौत्र बहू विधवा है, तो उन सबको भी हिस्सा मिलता है। लेकिन कैसे, प्रति शाखा के अनुसार। कब, इसी पहले ही क्रम में मिलेगा, पहले वर्ग के ही उत्तराधिकारी में ये सब काउंट होते हैं। पहले वर्ग के ही उत्तराधिकारी में विधवा और बहू, पौत्र बहू, परपौत्र बहू, जितने भी बहुएं हैं अगर विधवा हैं, तो वो सब प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी में काउंट होंगे। और जितने भी पौत्र, परपौत्र, ठीक है, पौत्र, पर पौत्र, जितना भी आप बोल लो, सब जितने सब प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी होते हैं। और पौत्री भी, चाहे पुत्री हो, पौत्री हो, परपौत्री हो, अगर वो अविवाहित है तो वो सब प्रथम वर्ग में ही आते हैं, बशर्ते उनके ऊपर की शाखा का कोई ना हो। क्लियर हो गए, ये लिखा हुआ है कि चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, को विरासत में वो अंश मिलेगा, वो अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को, यदि वो जीवित होता तो न्यायगत होता। यानी ये अगर जीवित होता तो जितना हिस्सा इसके पिता के मरने पे इसको मिलता, उतना ही हिस्सा इसके ना रहने पे इसके नीचे की जो पीढ़ी है शाखानुसार, उसको वो हिस्सा मिल जाएगा। अगर बेटे 3 हैं तो तीनों को 1 बीघा मिल जाएगा, वन थर्ड ले लेंगे। लेकिन बेटे के भी बेटे जीवित हैं तो उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि बाप जीवित है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक, मंगल क्लियर हो गया, रंजीत समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो ये था। उसके बाद तो सब वैसे ही लिखा हुआ, इसमें तो आप सीधे देखो, दूसरे वर्ग में माता पिता हैं। अब माता पिता को कब मिलेगा? जब का वर्ग का उत्तराधिकारी ना हो। ये कहाँ मना किया गया का वर्ग का ना हो? 2 में 108(2) में। 108 की उपधारा 1 के दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जब का वर्ग का नहीं होगा तब खा को, जब खा नहीं होगा तब गा को, गा नहीं होगा तो घा को, इसी क्रम में लीजिएगा। क्लियर हो गया?
तो माता पिता कितने नंबर पे हैं? अब देख, कम से कम मिनिमम आपको, वैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पूरा लिस्ट याद कर लो। क्यों? अगर ये एग्जाम में पूछा कि उत्तराधिकारियों का क्रम बताइए तो कैसे छापोगे? अगर याद नहीं है तो लिख नहीं पाओगे, या तो हाथ में लिख के ले जाना। ठीक है, संभावना प्रबल है क्योंकि लास्ट टाइम नहीं क्वेश्चन आया हुआ है, तो हाथ में लिख के ले जाना उचित है नहीं। पकड़े जाओगे तो फिर दोबारा लिख नहीं पाओगे हाथ में। तो इससे बढ़िया क्या है, दिमाग में छाप लो एक एक करके। और कैसे अपनी कोई एक पीढ़ी सोच लो, ऊपर से 3 पीढ़ी ले लो जो जा चुके हैं, और नीचे से 3-4 पीढ़ी ले लो, काउंट हो ही जाएगा उसमें। जो आने वाले, अब तो जोड़ना ही पड़ेगा, आने वाले जाने वाले जो हैं सबको। आगे चले तो बी में माता पिता हैं, लेकिन मिनिमम अगर नहीं याद कर सकते हो तो मिनिमम कम से कम 5 पीढ़ी तक लेके जाना ही, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बेस आएगा तो उत्तर तो आपका 5 पीढ़ी तक हो जाएगा। तो माता पिता दूसरे नंबर पे हैं, माता पिता को बराबर हिस्सा मिलेगा। यहाँ आपको वर्जित नहीं है कि पहले माता को पहले पिता को, नहीं, ये मत देखें पहले माता लिखा तो पहले माता को मिलेगा, पिता बाद में लिखा है, नहीं। अब एक साथ तो माता पिता लिखा नहीं जा सकता ना, आगे पीछे तो हो ही जाएगा। फिर है विवाहित पुत्री तीसरे नंबर पे, विवाहित बेटियों को तीसरे नंबर पे हिस्सा मिलेगा। चौथे नंबर पे भाई, अविवाहित बहन, विवाहित बहन नहीं, विवाहित बहन तो होगी फिर 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे है, हाँ 8वें नंबर पे है, जा में है विवाहित बहन। और अविवाहित बेटी 1 नंबर पे, विवाहित बेटी 3 नंबर पे, माता पिता 2 नंबर पे। तो पत्नी के बाद ही माता पिता का नंबर आता है, वो 2 नंबर पे ऐसे ही हो जाते हैं, पहले 1 नंबर पे होते हैं फिर 2 नंबर पे चले जाते हैं, तो 2 नंबर पे है माता पिता। फिर विवाहित बेटी तीसरे नंबर पे, और चौथे पे भाई है, किसका? मृतक का भाई। अगर बेटे हैं तो बेटों को मिलेगा, बेटे नहीं तो फिर क्या होगा, उनके चाचा को चला जाएगा, भाई को। तो यहाँ क्या भाई का एक में होना जरूरी है? वो दुनिया में कहीं भी हो हिस्सा के ले लेगा। तो इसे लिखा है ना, आगे चलिए। तो भाई हो गया, अविवाहित बहन। अब अविवाहित बहन, ठीक है, अविवाहित बहन को भी मिल जाएगा। फिर है थर्ड जेंडर, सहोदर भाई या बहन, जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र हो, यानी मृतक के ही बेटे हों, उनकी माँ भले अलग अलग हो लेकिन बेटे इसी के। अगर माँ एक थी पिता अलग अलग थे तब नहीं हकदार होंगे। इसीलिए क्या लिखा हुआ कि भाई या बहन जो क्रमशः उसी मृत पिता के ही पुत्र हो और पुत्री थर्ड जेंडर संतान हो, और पूर्व मित्र भाई का पुत्र, अगर भाई मर गया तो भतीजे को भी मिल रहा है, उसी वर्ग में घा में ही है। और अविवाहित पुत्री यानी भतीजी थर्ड जेंडर संतान, जब पूर्व मित्र भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो। यानी जरा समझिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये भाई को मिलेगा, अगर ये सब नहीं है, माता पिता नहीं है, विवाहित बेटी भी नहीं है, तो किसको जा रहा है? भाई को जा रहा है। और भाई को जा रहा है, भाई भी नहीं है तो किसको मिलेगा? भतीजे को, बुआ को मिल जाएगा। भाई नहीं, भाई बुआ को तो एक साथ में मिलता है, भाई और बुआ बराबर है, ठीक है। भाई और बहन, अविवाहित बहन है, तो वो दोनों को बराबर बराबर मिल जा रहा है। लेकिन बुआ भी नहीं है, बुआ मतलब उसका बहन भी नहीं है, मृतक का बहन भी नहीं है अविवाहित, उसका भाई भी नहीं है, तब उसके भतीजे और भतीजी को मिलेगा। जो भी होगा, दोनों हो गए तो दोनों को मिलेगा, एक है तो एक को मिल जाएगा। लेकिन फिर समझेगा कि जो मृतक है, मृतक का जो पिता था उसी पिता के ही उसके भाई हों, यानी सगे भाई हों, और उसी भाई का ही वो बेटा हो। हाँ, मतलब मेल में चेंज नहीं होना चाहिए। महिला भले अलग अलग हो सकती है माँ, लेकिन वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मृतक है, मृतक का चाचा सौतेला भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो चाचा सौतेला, वो मृतक का भाई सौतेला नहीं चलेगा, सौतेले भाई को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सीधे मना किया गया।
लिखा है ना चौथे की भाई या विवाहित बहन, थर्ड जेंडर सहोदर भाई या बहन, जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री थर्ड जेंडर संतान हो। चाचा को मना करें। हाँ, सौतेले को नहीं मिल रहा, ठीक है, सौतेले को मिला, सहोदर को नहीं मिला ना। सौतेले में पिता एक होता है, माँ अलग अलग होती है। सहोदर में पिता अलग अलग होता है, माँ एक होता है, ठीक है। फिर है अंगा, पुत्र की पुत्री और थर्ड जेंडर संतान। पुत्र की पुत्री को मिल रहा है कहाँ पे? अंगा में मिल रहा है। पुत्र की पुत्री को 5वें नंबर पे मिल रहा है, लेकिन पुत्र के पुत्र को पहले नंबर पे मिल रहा है, ध्यान देना है। पुत्र के पुत्र को या पुत्र के पुत्री को पहले नंबर पे मिलता है अगर पुत्र ना हो तो, जबकि पुत्री के पुत्र को पहले नंबर पे नहीं मिल रहा है। कितने नंबर पे मिल रहा है? 5वें नंबर पे मिल रहा है। फिर है जा नंबर पे विवाहित बहन 8वें नंबर पे है। झा नंबर पे सौतेली बहन। पहले नंबर पे तो उसी की पुत्री है ना। हाँ, उसी की पुत्री, मृतक की ये भी पुत्री। इसके पुत्र के पुत्री होगी। हाँ, अब ये पुत्री का पुत्र है, यानी पुत्री का मतलब मृतक का, तो उसकी पोती है, हाँ, वही। ठीक है। तो पुत्री का पुत्र है ना ये 6 नंबर पे, तो पुत्री का पुत्र मतलब उसका कहेंगे नाती। पुत्री की पुत्री ना। हाँ, पुत्री का पुत्र नाती हो गया ना, नाती बोलते हैं उसको। इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, चाहे नाती हो चाहे पोता हो। सन डॉटर ही बोलते हैं, सन डॉटर नहीं, लेकिन महिला से है तब मेल डॉटर, वो डॉटर 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 सन कहेंगे, डॉटर सन, डॉटर सन कहेंगे, डॉटर सन या सन डॉटर। वो सन्स सन्स, पुत्र को क्या कहेंगे? पौत्र को सन्स सन कहेंगे ना। हाँ, ग्रैंड सन कहेंगे। अच्छा, ग्रैंड सन तो ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर कहेंगे। मतलब इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में पोता और नाती बोलते हैं। लड़की की तरफ से लड़का है तो नाती कहा जाता है, और लड़के की तरफ से लड़का है तो उसको पोता कहते हैं। लेकिन वो कॉमन वर्ड वहाँ यूज होते हैं, यहाँ पे अलग लिखा। देखिए यहाँ पे आखिर में आगे फादर फादर तो लिखा है। हाँ, यहाँ डिफाइंड हिंदी से। चलिए तो आगे चलते हैं। झा में सौतेली बहन, जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो। सौतेली बहन किस नंबर पे है? 9वें नंबर पे। 10वें नंबर पे बहन का पुत्र। अब ये सब आपको याद करना है, ठीक है। टा नंबर पे सौतेली बहन का पुत्र, और तो देव विवाहित बहन फिर सौतेली बहन। पहले विवाहित बहन है जा नंबर पे, फिर सौतेली बहन है, फिर बहन का पुत्र, और उसके बाद है फिर हाँ में भाई के पुत्र का पुत्र, भाई के पुत्र का पुत्र। तो भाई किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे भाई है। अब भाई का पुत्र चौथे नंबर पे है, लेकिन भाई के पुत्र का पुत्र ठा नंबर पे, यानी भतीजे का बेटा ठा नंबर। ठा का मतलब 12वें नंबर पे भतीजे के बेटे को मिलता है। अब भतीजे को चौथे नंबर पे मिलता है, भाई को चौथे नंबर पे मिलता है। तो भाई भतीजा चौथे नंबर पे, और बहन भी चौथे नंबर पे, अविवाहित बहन भी चौथे नंबर पे, और विवाहित बहन 8वें नंबर पे। ये ज्यादा पूछा जाता है, यानी पूछा जो जाएगा ये यहीं तक पूछा जाएगा। फिर प्रॉब्लम बेस पूछा गया तो का खा गा घा, बस इतना रटे रहे। का खा गा घा कम से कम रट लिया। और फिर है पिता के पिता का पुत्र। तो पिता के पिता का पुत्र को क्या कहेंगे? चाचा हुआ ना। पिता के पिता का पुत्र और पिता के पिता का पुत्र। पिता के पिता का पुत्र चाचा ही तो हुआ। चाचा कहिए, बड़ा पापा कहिए, बाबा का पुत्र, सीधा मतलब है बाबा का पुत्र, ठीक है, तो चाचा हुआ। और फिर है पिता के पुत्र का पुत्र। तो पिता के पुत्र का पुत्र, अब ये कौन हो गया? अब उसे नीचे चाचा का बेटा हो गया। तो चाचा पहले आते हैं, फिर चचेरा भाई, हाँ उससे नीचे, और उसके बाद फिर कौन है? माता की माता का पुत्र, मामा। तो माता की माता का पुत्र मामा हो गया। और थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री।
तो अविवाहित पुत्री कौन हुई? मौसी। मौसी अविवाहित। मौसी, तो मौसी और मामा इनको भी हिस्सा मिल रहा है संपत्ति में, लेकिन काफी दूर जाके मिल रहा है जब ऊपर के लोग ना हो। तो ये तो केवल रटे रहना है, यहाँ से प्रॉब्लम बेस नहीं पूछा जाएगा। प्रॉब्लम बेस बस केवल ऊपर से 4 पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो पुरुष भूमिधर का उत्तराधिकार आपने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग धारा 109। अब 109 यानी ये जो वर्ग मैंने बताया था, उत्तराधिकारी के रूप में अगर महिला को संपत्ति मिली है, उसकी मृत्यु होती है तो संपत्ति किसको जाएगी? अब यहाँ देखना कि जो महिला को उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति मिल रही है, वहां महिला किस हैसियत में पा रही है? तो विधवा की हैसियत में भी तो मिल रहा है, माँ की हैसियत में भी मिल रहा है, बेटी की हैसियत में मिल रहा है, बहन की हैसियत में मिल रहा है, मौसी की हैसियत में मिल रहा है। अलग अलग हैसियत में महिला को संपत्ति मिल रहा है। तो इस जितनी हैसियत में मिल रहा है, इसमें बेटी की हैसियत को अलग कर दो। अगर बेटी को संपत्ति यहां मिली है उत्तराधिकार के रूप में और उसकी मृत्यु होती है, तो उत्तराधिकार का अलग नियम है। बेटी से भिन्न अगर किसी महिला को उत्तराधिकार में संपत्ति मिली है, तो वो महिला चाहे शादी करे, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे मर जाए या वो शादी करे, तो संपत्ति वापस कहाँ चली जाएगी? यही जो का खा गा घा बर के उत्तराधिकारी उस समय जीवित होंगे, उस क्रम में उन्हीं को मिल जाएगी। यानी जहां से संपत्ति आई है वहीं वापस चली जाएगी। उनके ना रहने पे जिसको मिलती उसी को चली जाएगी वापस। जिसे विधवा को संपत्ति मिली थी, तो विधवा को संपत्ति जो मिली थी, वो अगर वो विधवा नहीं होती तो संपत्ति किसको मिलती? या तो उसके बेटे को, बेटा होता तो बेटे को मिलती, या अविवाहित बेटियों को मिलती। अगर ये भी नहीं होते तो उसके माता पिता को चली जाती ना, माता पिता को जाती मृतक के। ये मृतक है, ठीक, ये अपने पीछे अपनी विधवा को, अपने एक विवाहित बेटी, एक अविवाहित बेटी, एक बेटा को छोड़ के मर जाता है, 3 लोगों को। अब ये मरा तो संपत्ति किसको मिलेगी? विधवा को मिलेगा, बेटा और बेटी को मिल जाएगा, बेटी अविवाहित है। अगर ये विधवा नहीं होती तो कहाँ जाती है संपत्ति? इन दोनों को जाता, इन दोनों बेटा बेटी को मिल जाता बराबर बराबर। अगर ये दोनों भी नहीं होते, विधवा होती तो विधवा को मिलता, लेकिन विधवा नहीं होती तो किसको मिलता? नीचे जाता खा में, माता पिता को जाता, ठीक। तो अगर विधवा यहाँ से हिस्सा लेके आ चुकी है, 3 बीघा था, 1 बीघा इसको मिला है, एक इसको एक इसको, और यहाँ विधवा ने शादी कर ली या विधवा मर गई, तो वो 1 बीघा इन दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों हैं, और ये दोनों अगर नहीं होते तो माता पिता को मिला होता, तो माता पिता में चली जाएगी 1 बीघा वापस फिर से। आनंद नहीं क्लियर हुआ? अगर विधवा यहाँ अकेले थी, ये बच्चे नहीं थे, और 1 बीघा इसके पास जमीन था, ये मरा, माता पिता जीवित थे, लेकिन माता पिता को नहीं मिलेगा क्योंकि वो बी वर्ग के उत्तराधिकारी हैं। माता पिता बी वर्ग के उत्तराधिकारी हैं, तो उनको तो मिलेगा नहीं माता पिता को। किसको मिल जाएगा? विधवा को मिल जाएगा। माता पिता भी हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही विधवा पुनः शादी करेगी या मर जाए, तुरंत तो कहाँ चली जाएगी संपत्ति? आबाद में चली जाएगी। अगर ये बेटे जीवित हैं तो इसको मिल जाएगी, जो भी होंगे। तो ये वापस वहीं जाती है जहां से आप जिसको वंचित किए हो, उसी को चली जाएगी। और यहाँ माता पिता मर गए हो, संपत्ति भाइयों में इन लोगों का हिस्सा जा चुका हो, जब जहां भी गया, जैसे अगर ये बेटा बेटी मर गए हैं या इनके माता पिता भी मर गए हैं, ये भी मर गए हैं, तो माता पिता के पास संपत्ति आई है। अब माता पिता के मरने के बाद संपत्ति कहीं गई होगी ना, तो जहां गई होगी, अब अगर विधवा मरे, माता पिता के बाद विधवा मरे, तो जहां वो संपत्ति इनसे गई होगी, वहीं वो संपत्ति विधवा के मरने पे भी चली जाएगी। भाई संपत्ति हो सकता है विधवा जहां से लाई हो, जिस उत्तराधिकारी को वंचित करके, वो लोग अब ना हो, तो अगर उनको मिली होती तो संपत्ति जहां तक गई होगी वहीं जाके रुक जाएगी। यानी वो जिन लोगों को वंचित की है, उन लोगों के पास संपत्ति जो बची है या उनको मिली होती तो जहां रहती वहीं वापस चली जाएगी।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये तो किसकी दशा में है? बेटी की दशा में नहीं। जब विधवा ने संपत्ति बेटी से भिन्न हैसियत में प्राप्त किया हो, अगर बेटी की हैसियत में प्राप्त किया है तब जरा समझिएगा। तो ये वापस कब कब जा रही है? विवाह करने पे, पुनर्विवाह करने पे या मरने पे। ये तो दशाएं हैं। अविवाहित बेटी को मिला था, विवाह कर लेगी तो संपत्ति कहाँ जाएगी? वापस चली जाएगी उत्तराधिकारी को जहां से वो लाई है। और विधवा है, उसने दूसरा शादी कर लिया तो पुनर्विवाह हो जाएगा तो भी वापस चली जाएगी, या वो मर जाए तो भी वापस चली जाएगी। लेकिन विवाहित बेटी, ये पूर्वाजियों में लिखा है कि अगर बेटी है और उत्तराधिकार में संपत्ति पाई है और वो मरती है तो पहले, सबसे पहले उसके प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी 110 में देखा जाएगा। उस बेटी का जो प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी 110 में है उसको जाएगी, और प्रथम वर्ग में उसका बेटा और बेटी। तो अगर किसी बेटी ने भाइयों के बराबर संपत्ति में हिस्सा ले लिया, किसके ना रहने पे? पिता के ना रहने पे भाइयों को हिस्सा मिल गया। ठीक है, भाइयों को हिस्सा मिल गया। तो अब क्या होगा? अगर भाइयों को हिस्सा मिल गया है और अविवाहित बहन को भी मिल गया हिस्सा, बेटी की हैसियत में मिल गया ना, लेकिन उसकी शादी भाइयों ने कर दी, लेकिन शादी करने से पहले उसका एक बच्चा था, तो वो संपत्ति भाइयों को वापस आएगी कि उसके बेटे को चली जाएगी? उसके बेटे को चली जाएगी। समझ में आ गया? अविवाहित बहन विवाहित बहन संपत्ति में हिस्सा पाई थी, विवाहित बहन संपत्ति में हिस्सा पाई थी, और अब वो विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके बेटे हैं, वो पुनः शादी करती है, विधवा की हैसियत से पाई थी, तो संपत्ति वापस चली जाएगी कि उसके बच्चों में चली जाएगी? बच्चों में चली जाएगी। बच्चों में चली जाएगी। विवाहित बहन संपत्ति में हिस्सा पाई है, तीसरे नंबर पे विवाहित बहन मर जाती है तो संपत्ति वापस जाएगी। चौथे नंबर पे भाइयों को उसके मृतक के कि उसके बच्चों को चली जाएगी। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को चली जाएगी, भाइयों को नहीं जाएगी, मृतक के भाइयों को नहीं जाएगी। समझा गया? लेकिन बेटी अगर संपत्ति में हिस्सा पाई है, चाहे वो अविवाहित रही हो चाहे विवाहित रही हो, अगर वो मरती है या पुनः विवाह करती है तो सबसे पहले उसके उत्तराधिकारियों को देखा जाएगा। प्रथम वर्ग जो धारा 110 में बताया गया है, और इसमें प्रथम वर्ग में बेटी या बेटा लिखा हुआ है। ये वही मामला जो ससुराल में लोग पाते हैं जमीन, हाँ, तो वो वहीं रुक जाती है। तो ये क्लियर हो गया? तो यहाँ चली जाएगी, नहीं यहाँ कोई है तो फिर वापस चली जाएगी। ये धारा 109 पढ़ लीजिए। 109 को लिखा है, जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात कोई स्त्री किसी जोत में पुरुष, थर्ड जेंडर, भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे। कौन? कोई स्त्री। और ऐसी स्त्री की ऐसी प्रारंभ होने के पश्चात मृत्यु हो जाए, अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, वह विवाह कर ले या पुनः विवाह कर ले। तीन बातें लिखी हैं, या तो मर जाए, विवाह कर ले या पुनः विवाह कर ले। तीन के अलावा चौथी दशा बन नहीं सकती, तीन दशाएं लिख दी गई हैं। और जोत में उसका हित धारा 107 और 112 के उपबंधों के अध्याधीन, जब 107 112 के अध्याधीन वसीयत कर दी तब तो क्या उत्तराधिकारियों को वापस जाएगी? नहीं जाएगी। तो वसीयत कर दे या के अध्याधीन यथास्थिति अंतिम पुरुष, थर्ड जेंडर, भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यायगत होगी, वापस चली जाएगी अंतिम पुरुष वारिस को। तो अंतिम पुरुष वारिस को जा रहा है, फिर महिला वारिसों को नहीं मिलेगा, वहां पे ध्यान रखना। फिर वापस जब जाएगा तो महिला वारिसों को नहीं मिलेगा, पुरुष वारिस को मिलता है। आगे अब इसी पे लिखा है, परंतु कि यह कि यदि पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त करने वाली किसी स्त्री, क्योंकि यहाँ शुरू में लिखा था कोई स्त्री, अब यहाँ नीचे कर रहा है कि कोई स्त्री में से बेटी,
अगर संपत्ति हिस्से में पाई थी, तो जिसके पास इस संहिता की धारा 110 के खंड का में विनिर्दिष्ट वारिस जीवित हो, यानी उसका बेटा या बेटी जीवित हो, तो उसके विवाह करने पे या उसकी मृत्यु होने पे या पुनर्विवाह करने पे संपत्ति वापस ना जा करके बेटे या बेटी को चली जाएगी। ठीक, निकट लिखा है ना 110 के खंड का में विनिर्दिष्ट वारिसों पर न्यायगत होगी। तो बेटा बेटी दोनों है, तो दोनों को बराबर बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी है, तो बराबर बराबर मिल जाएगा। तो ये हो गया धारा 109। 110, अब स्त्री को जो संपत्ति मिली है वो उत्तराधिकार में नहीं मिली है, बल्कि उसको या तो वसीयत में मिली है, या उसको दान किया गया है, या उसने खरीदा है, या अन्यथा उसको स्त्री धन के रूप में दान दे दिया गया, पा गई है, वो कैसे भी पा गई है, बस वो कृषि जमीन है, बस कृषि जमीन है, वो उत्तराधिकार से भिन्न दशा में उसके पास आई हो, तब उसके मरने पे धारा 110 में उत्तराधिकारियों को जाती है। यही तीनों चीजें आपको याद रखना है। लिखा है जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात किसी स्त्री भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो, यानी वो स्त्री क्या हो, चाहे भूमिधर हो, संक्रमणीय या असंक्रमणीय, चाहे वो आसामी रही हो, चाहे सरकारी पट्टेदार रही हो, वहां किसी जोत या उसके आंशिक भाग में उसका हित धारा 107 से 109 के अधीन रहते हुए नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यायगत हो जाएगा। तो ये 110 भी किसके किसके अधीन है, 107 109 के अधीन है। 107 वसीयत कर दी है तो ही यहाँ नहीं आएगा। 109 अगर वो विवाहित बेटी नहीं है, हाँ, अन्यथा उत्तराधिकार में पाई है तब फिर उधर चला जाएगा, ये नहीं लागू नहीं होगा। ठीक, अब किसको जाएगा, महिला की मृत्यु होने पे उसके पुत्र को, दो ही लोग ही लिखे हैं इसमें पहले में, बेटा और बेटी, अब बाकी उन्हीं को थर्ड जेंडर बेटा बेटी बना दिया है कि पुत्र को थर्ड जेंडर, संतान को, अविवाहित पुत्री को, हाँ पुत्री में अविवाहित को ही प्रायोरिटी दी गई, ध्यान रखिएगा, चाहे 108 हो चाहे 110, दोनों में अविवाहित बेटी को ही पहले मिलता, अविवाहित बेटियों को नहीं। तो अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र, फिर देखिए पुत्र का पुत्र भी है, पुत्र का पुत्र यानी पुत्र का पुत्र होता, तो पुत्र का पुत्र हो गया, महिला के लिए क्या होगा, उसके लिए ही पोता हो जाएगा। ठीक है, तो महिला का चाहे पुत्र हो चाहे पुत्र ना हो तो उसका पौत्र हो, तो ये लिखा पुत्र का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री भी है, तो पुत्र का पुत्र या पुत्र का पुत्री या थर्ड जेंडर संतान, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और फिर लिखा है पुत्र के पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र पर पौत्र, तो पुत्र पौत्र पर पौत्र, और पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री पर पौत्र पर पौत्री, तीनों भी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी लिखा होगा देखो कि पूर्व मित्र पुत्र के, हाँ कहाँ लिखा है कि पूर्व मित्र पुत्र की विधवा, वो ठीक है, पुत्र के पुत्र का पुत्र थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्र, देखो लिख दिया। फिर लिखा पूर्व मित्र पुत्र की विधवा भी है, और पूर्व मित्र पुत्र के पूर्व मित्र पुत्र की विधवा प्रति शाखा के अनुसार समान अंश प्राप्त करेंगे। जितने भी इसमें सबको समान अंश, जरा समझिएगा, यह समान अंश का मतलब क्या है, पर कैपिटा, पर कैपिटा। ये एक विधवा है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई, तो इसके साथ कौन कौन सा, ये इसका एक दो बेटा है, ठीक, एक बेटी है, एक बेटी है। अब ये बेटा मर चुका है, लेकिन ये बेटा जो मरा है इसकी विधवा जीवित है, विधवा तो हो सकती है ना, इसका एक दो बेटे हैं, दो इसके भी बेटे हैं, तो इसका क्या हुआ, पौत्र कितने हैं, दो पौत्र हैं। ये भी मर चुका है, इसकी भी विधवा जीवित है, तो एक विधवा ये है, एक नंबर, एक विधवा ये है, ये इसकी बहू है और ये इसकी पौत्र बहू है, दोनों विधवा हैं।
एक इसका इधर देखिए बेटे भी जीवित है, इधर देखिए एक पौत्र भी जीवित है, तो कितने जीवित बचे? एक 4 लगेंगे उसमें, एक में ये बना- 4 है, ये मर चुका है, तो 3 1 4 ये जीवित हैं। फिर यहाँ ये मर चुका है, एक ये जीवित है, तो 4 ऊपर एक ये 5 और एक इसकी विधवा जीवित है, 6 लोग जीवित है ना भाई। इन 6 को कैसे हिस्सा मिलेगा? 1/5 अरे ये 4 है ना, 1/5 मिलेगा। ये 4 थे, वो 5 थे, 5 थे, ये विधवा इसकी पत्नी है, तो ये मर चुका है ना, अच्छा ये मर चुका है, इसके विधवा है, तो 4 हो जाएंगे, बड़ा 4 हो जाएगा। तो इसको हिस्सा यहाँ नीचे नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ जितने जीवित हैं सबको बराबर बराबर दे रहा है, पर कैप्टा दे रहा है, प्रति शाखा नहीं दे रहा है, पर कैप्टा दे रहा है। तो 1/5 तो अब ये टोटल काउंट करना कितने जीवित हैं बस। 1/5 ही तो हुआ। हाँ तो 5 बचे हैं, तो 5 मिल जाएगा। ये 3 ये हैं, एक ये 5 है, 6 है। अरे देखो ये 4 बेटे हैं, ठीक है, 4 बेटे हैं, ये मर गया है तो 3 बचे, जो मर गया है उसकी विधवा है तो 4 हो गए, ठीक है, और इसके 2 बेटे थे तो 4 2 6 हो गए, एक मर गया है तो 5 बटे, जो मर गया है उसकी विधवा है तो 6 हो गए। यहाँ पे उन लोगों को एक नहीं समझाया जाएगा फिर तो। हाँ जैसे कि ये जो मर गया है ना, तो इसकी वाइफ अगर जो है विधवा हो गई है, तो 1/4 होना चाहिए, नीचे क्यों जानी चाहिए संपत्ति? ये तो यहाँ लिखा हुआ महिला की दशा में लिखा हुआ है ना, पुरुष वाला नहीं लिखा, पुरुष वाला तो दूसरा वाला सिस्टम है, महिला का देखो लिखा है ना, जो लिखा हम वही बता रहे हैं। अच्छा, तो महिला वाले में सबको जो विधवाएं होंगी उनको एक हाँ? एक ना करके एक अब फिर नीचे देखो लिखा हुआ, नीचे फिर देखो क्या लिखा हुआ कि परंतु यह है कि प्रथम उसी शाखा का निकटतम दूरतर को अपोजित कर देगा। अब जाके लिखा कि दूरतर को अपोजित कर देगा। अब यहाँ देखो ये विधवा है तो यहाँ नहीं आएगा, अब नीचे नहीं आएगा, तो कहाँ तक रह जाएगा? यही 1/4 मिल जाएगा, समझो क्या, 1/4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब लेकिन फिर एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो विधवा है ये उसी शाखा के रोक रहा है ना, तो ये तो नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ। तो इसका जो पौत्र है, इसका पौत्र अगर है तो इसको तो मिल जाएगा हिस्सा, इसको मिल जाएगा, यहाँ भी इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, क्योंकि पौत्र बेटा का तो हिस्सा यहाँ जाएगा, बेटा का हिस्सा आएगा। तो एक बार फिर से देखो तो पुत्र थर्ड जेंडर संतान अविवाहित पुत्री, ठीक हो गया, बेटा हो गया, अविवाहित बेटी हो गई, फिर पुत्र का पुत्र हो गया, ठीक, पुत्र का पुत्र हो गया तो दूसरी पीढ़ी में हो गया ना, पुत्र का पुत्र दूसरी पीढ़ी में हो गया, थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री ये भी दूसरी वो शाखा हो गई, पुत्र के पुत्र का पुत्र तीसरी शाखा हो गई, थर्ड जेंडर संतान अविवाहित पुत्री, ठीक है, मृत विधवा और पूर्वमृत पुत्र के पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान उसमें, ठीक है, प्रति शाखा के अनुसार दे रहा, ठीक है, गलती हुई थी, जैसे वहां पे 108 में मिल रहा है वैसे ही यहाँ पे भी मिल रहा है, आपको ऐसे ही देखना है, सेम वही नियम है। ये महिला है, इसकी मृत्यु होती है, ये महिला है, इसकी मृत्यु होती है, इधर देखिए ये महिला है, इसकी मृत्यु होती है, इसके नीचे 1 2 3 4 लोग, ठीक, इन चारों में ये 4 बेटे हैं इसकी, इस बेटे की मृत्यु हो चुकी है, ये डेड हो गया है, इसकी एक विधवा है, इसकी एक विधवा जीवित है, और इसका एक बेटा भी है, इसका एक बेटा भी है, 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, इसका एक बेटा है, इसके नीचे से आ रहा है, 3 बेटे हैं, ये बेटा भी डेड हो चुका है, इसकी भी एक विधवा जीवित है, और इसके भी नीचे 3 बेटे हैं, समझ में आ गया? ये बेटे हैं चाहे विवाहित हो अविवाहित इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये इस महिला के 4 बेटे थे, पहला बेटा मर चुका है, इसकी विधवा है, और पहले बेटे के भी 3 बेटे थे लेकिन उसका भी पहला बेटा मर चुका है, उसकी विधवा है, और इसके भी यानी जो पहला बेटा है इसका जो पौत्र है ये भी मर चुका है पहला वाला, इसके भी 3 बेटे हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रति शाखा के अनुसार सबको मिलेगा, तो ये और ये दोनों एक ही शाखा के हैं कि अलग अलग शाखा के हैं? अलग अलग शाखा के हैं, ये और ये एक शाखा के हैं नहीं, अलग अलग शाखा के हैं,
लेकिन विधवा इसी शाखा की है कि नहीं है? इसी शाखा की है, तो संपत्ति नीचे नहीं आएगी, नीचे संपत्ति नहीं आएगी अभी तक। लेकिन अब नीचे अभी एक और पढ़ना है, ठीक है। परंतु द्वितीय ये कि कोई विधवा जिसने पुनर्विवाह कर लिया हो अपवर्जित हो जाएगी। अगर इस विधवा ने शादी कर ली तो ये अपवर्जित हो जाएगी, तो इसका हिस्सा कहाँ जाएगा? ऊपर हो यहाँ यहाँ चला जाएगा ना। अब दूसरी उस शाखा का कोई बचे नहीं, तो इसका हिस्सा भाइयों में नहीं जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये इसकी जगह पे थी, अपने पति की जगह पे, इसलिए इसको मिल गया। अगर ये नहीं होगी तब ये यहाँ चला आएगा, और नहीं तो फिर यहीं पे बराबर बराबर खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे लिखा हुआ फिर, अब उसके ना रहने पे पति किस वर्ग का उत्तराधिकारी? ये बहुत फेमस है। पति किस वर्ग का उत्तराधिकारी है? द्वितीय वर्ग का। और पत्नी प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी 108 में। पति मर रहा है तो पत्नी प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी है 108 में, और पत्नी मर रही है तो पति द्वितीय वर्ग का उत्तराधिकारी है 110 में। ये ध्यान रखना। तो पति या विवाहित थर्ड जेंडर पति या पत्नी, ये दूसरे वर्ग में जा रहे हैं। फिर विवाहित पुत्री तीसरे नंबर पे आ रही है। तीसरे नंबर पे 108 में भी था, और तीसरे नंबर पे 110 में भी है। विवाहित बेटी तीनों जगह बराबर बराबर है। ये तुलना किए रहेंगे ना तो ज्यादा याद रहेगा कि विवाहित बेटी दोनों जगह बराबर बराबर है। तीसरे नंबर पे पति दूसरे नंबर पे है। फिर चौथे नंबर पे, अच्छा टोटल कितने वर्ग हैं यहाँ पे उत्तराधिकार के? 10 है ना, यहाँ मतलब 10, यहाँ 10 है, वहां 15 थे। चौथे नंबर पे पुत्री का पुत्र चौथे नंबर पे है, और अविवाहित पुत्री भी है इसी नंबर पे, थर्ड जेंडर संतान इंक्लूड है इसमें। फिर है पिता को मिल रहा है 5वें नंबर पे, पिता को मिल रहा है, यानी महिला की मृत्यु होने पे उसके पिता को संपत्ति जा रही है, ससुर को नहीं मिल रही है। अभी ध्यान दीजिएगा, पति को दूसरे नंबर पे मिल गई, लेकिन ससुर को नहीं मिल रही है, सासू को नहीं मिल रही है। किसको मिल रहा है? पति को मिल रहा है, वो पिता को मिल रहा है। और पिता माता दोनों जीवित हों तो माँ को नहीं मिलेगा। पिता माता, माँ दूसरे अगले नंबर पे है, 4 नंबर पे है, वो भी विधवा हो तब, यानी पिता ना हो। तो पिता नहीं होंगे तो माँ को जाएगा। अगर माता पिता दोनों हैं तो केवल पिता को जाएगा। लेकिन पुरुष के मरने पे उसके माता पिता बराबर हिस्सेदार थे। माता पिता बराबर में थे ना, खा वर्ग में माता पिता ही तो 108 में। और फिर अगर पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, तो जरा देखिए ससुर को जा रही है कि नहीं? नहीं, ससुर को। अब देवर का कहीं हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखना, देवर को यहाँ कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है। फिर भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो, यानी अब उस मृतक महिला के भाई को जा रहा है। माँ पिता नहीं है, माँ भी नहीं है, तो उसके भाई को जा रहा है। और भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो, यानी सगा भाई हो, या थर्ड जेंडर यानी सगा भाई हो, उसी मृत पिता का पुत्र हो, यानी सगा हो या सौतेला हो, लेकिन सहोदर भाई ना हो। ये नहीं कह रहा ना कि उसी मृत पिता एवं माँ की बेटा हो, नहीं, खाली पिता की बात कर रहा है, माँ की नहीं कर रहा। तो माँ अलग हो सकती है, यानी सहोदर नहीं होना चाहिए बस। तो भाई, उसके बाद हाँ आगे फिर लिखा है कि जो उसी मृत पिता का पुत्र हो या थर्ड जेंडर संतान, सहोदर भाई या बहन हो, उसी मृत पिता की संतान हो, भाई का पुत्र भी, भतीजा भी यहाँ रख दिया है, अविवाहित भतीजी भी चल जाएगा। और जा में है अविवाहित बहन, यानी उसके बहन को भी, बहन के मरने पे बहन को हिस्सा कम मिलता है, ठीक है। अब उसके मौसी कहने वाला अगर कोई है तब फिर मौसी को नहीं मिलेगा। अगर मौसी कहने वाला कोई है तब मौसी को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हाँ इसका मतलब कि उसके बेटे हैं ना, तभी तो मौसी कह रहे हैं, तो फिर उनको नहीं मिलेगा। और अगले नंबर पे है विवाहित, तो बहन में भी भेदभाव किया गया है, विवाहित हो अविवाहित।
ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्रम जरूर रट डालिएगा और एक दिन में नहीं रख पाओगे, ये ध्यान रखना। अभी से इसको रखना तो धीरे धीरे करके याद कर डालोगे। रोज एक बार इस पे ठोकर मारना तो याद हो जाएगा, लेकिन आप जो लास्ट टाइम पे याद कर लें तो एग्जाम टाइम पे भूलोगे। तो हाँ, अभी से करें, याद कर लीजिएगा। संभावना प्रबल है, कोई गारंटी नहीं है। 111 अपवादिक नियम, बहुत महत्वपूर्ण धारा, जो मैं बता रहा था उस क्लास में भी किए, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि लिखा है इस अध्याय में दी गई किसी बात का अर्थ किसी हिंदू देवस्थान, मठ या देवोत्तर संपत्ति या किसी मुस्लिम वक्फ जिसमें कोई भी जोत शामिल हो का मैनेजमेंट न्यायगमन पर ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ रेवेन्यू एक्ट नहीं लागू होता है। यानी ऐसी कोई जोत जो धार्मिक प्रयोजन के लिए आरक्षित हो, मंदिर के नाम हो, मठ के नाम हो, देवी देवता के नाम हो या वक्फ की जमीन हो, मुस्लिम में वक्फ चलता है, तो वो संपत्ति पे उस व्यक्ति के मरने पे रेवेन्यू एक्ट नहीं लागू होगा, बल्कि उसके लिए जो अलग से प्रावधान है वो लागू होंगे। उस पे पर्सनल लॉ लागू हो जाएगा, लेकिन ये लागू नहीं हो। लिखा है वैयक्तिक या अन्य विधियों से शासित होगा, लेकिन रेवेन्यू एक्ट से शासित नहीं होगा। जबकि जोत है कि नहीं है। और एक अपवाद इसका और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? 55 खान खनिज पे भी ये नियम लागू नहीं होगा। 55 भी यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, 55 भी 111 पे। उसके बाद 112 उत्तरजीविता द्वारा साख खातेदारों के हित का संक्रमण। अब ये क्या उत्तरजीविता, जैसे 3 विधवाओं को संपत्ति मिली थी 1 बीघा, तो 1/3 3 विधवाओं ने लिया था। एक विधवा मर जाए तो उसका हिस्सा किसको जाएगा? शेष 2 विधवाओं को मिल जाएगा। इसी को कहते हैं उत्तरजीविता का नियम। उत्तराधिकार का नियम नहीं है, ये उत्तराधिकारी थोड़ो ना है। उत्तराधिकारी नीचे के लोग होते हैं, बराबर के लोग या ऊपर के लोग नहीं होते हैं सामान्य। तो यहाँ उत्तरजीविता का मतलब कि जिसके साथ आपको संपत्ति मिली थी उसी को आपका हिस्सा दे दिया जाना उत्तरजीविता का नियम है। जिसके बराबर में आपको हिस्सा मिला था, जैसे 2 भाई हैं और एक भाई, 2 भाइयों को बराबर हिस्सा मिल गया पिता के मरने पे, माँ थी नहीं, कोई बहन भी है नहीं, तो अब एक भाई के कोई संतान नहीं है, कोई भी नहीं है, तो उसका हिस्सा कहाँ जाएगा? दूसरे भाई को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो जहाँ कोई सह हिस्सेदार, सह जोतदार हो, तो सह खातेदार हो, तो उसमें दूसरे को ही मिल जाता है। और फिर लिखा है 113 कि भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल से भिन्न व्यक्ति विरासत प्राप्त नहीं करेंगे। यानी जैसे यहाँ का कोई व्यक्ति है, उसका बेटा यहाँ से जा करके अमेरिका की नागरिकता ले लिया और यहाँ उसका पिता मर जाता है, क्या वो बेटा आके हिस्सा ले सकता है? नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं रह गया। तो ये है 113। लिखा है इस संहिता या तत्समय प्रवृत्ति से विधि में किसी बात के होते हुए भी भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है से भिन्न कोई व्यक्ति ना तो इच्छा पत्र द्वारा और ना विरासत द्वारा किसी भूमि या उसके किसी हित के अर्जन का हकदार होगा। अच्छा, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है से भिन्न नहीं, जो जैसे यहीं का व्यक्ति भारतीय मूल का है लेकिन वहां की नागरिकता जाके प्राप्त कर लिया तो उसको मिल जाएगा, लेकिन विदेशी कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, उसको तो छोड़ रहा है ना। देखिएगा इस संहिता तत्समय प्रवृत्ति से विधि में किसी बात के होते हुए भी भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। तो एक पिता, उसके 2 बेटे, एक बेटा भारत में रह रहा है, दूसरा बेटा अमेरिका में जाके वहां की नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो वो वर्जिन उसका कहाँ है? तो इंडिया में है। तो भारतीय मूल का है लेकिन भारतीय नागरिक नहीं है, तो उससे भी भिन्न लिखा है, कर लेता से भिन्न कोई व्यक्ति, यानी जो भारतीय है या जो भारतीय था अमेरिकी हो चुका है उसकी बात ये नहीं कर रहा है, इससे भिन्न कोई व्यक्ति विरासत में संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और 114 जिसमें कुल कितने नियम हैं? 4 की 6? 4 नियम, ठीक है।
ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें न्यायगमन से संबंधित सामान्य शर्तें लिखी हुई हैं। क्या क्या शर्तें लिखी हुई है कि इस अध्याय के अधीन किसी जोत में हित का न्यायगमन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। या निम्नलिखित शर्तों का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके उत्तराधिकारी ना दिखे तो जमीन पहले सरकार ऑक्युपाइड कर लेती है और पट्टे पे उठा देती है। जब कोई उत्तराधिकारी आके उस पर ऑब्जेक्शन करता है तो उसको दे दी जाती है। तो कौन ऑब्जेक्शन कर सकता है, कितने दिन के भीतर कर सकता है, कितने समय के लिए पट्टे पे उठाया जा सकता है, कोई भी ना आए तो अंत में संपत्ति किसकी हो जाएगी, यही पढ़ना। लिखा है यदि किसी भूमधर आसामी या सरकारी पट्टेदार की वसीयत के बिना मृत्यु हो जाए, यानी बिना वसीयत किए वो मर जाए और उसकी मृत्यु के समय कोई बच्चा गर्भ में था जो उसके बाद जीवित पैदा हुआ हो, तो ऐसे बच्चे को, मतलब और कोई नहीं था उत्तराधिकारी में, ठीक है, तो ऐसे बच्चे को उत्तराधिकार का उसी प्रकार अधिकार जीवित पैदा हुआ हो तो ऐसे बच्चे को उत्तराधिकार का उसी प्रकार अधिकार होगा मानो वो ऐसे भूमधर आसामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के पहले पैदा हुआ हो या हुआ हो। मतलब ये तो उसके बच्चे की बात कर रहा है, जो हम बता रहे हो यहाँ नहीं लिखा हुआ, आगे हो सकता होगा। इसमें क्या करा कि अगर कोई बेटा गर्भ में उस समय था जिस समय किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो भी अगर वो जीवित पैदा हो जाए तो उत्तराधिकारी वैसे ही माना जाएगा मानो वो उसी समय पैदा था। लेकिन शर्त क्या है, जीवित पैदा होना। अगर जीवित पैदा नहीं हुआ तो फिर माना जाएगा वो गर्भ में भी नहीं था, पहले से ही खत्म, उसका कोई हिस्सा नहीं बनेगा। जीवित पैदा होने के बाद अगर मर जाए तुरंत तो उसके उत्तराधिकारियों को संपत्ति उसमें जाएगी। अब वो तो रह नहीं गया तो उसके उत्तराधिकारियों को चली जाएगी। लेकिन मरा पैदा हो तो माना जाएगा वो था ही नहीं। टीपे की धारा 20 भी यही बात करती है कि बच्चे में अगर संपत्ति किसी अजात व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया तो कब निहित होगा, जन्म लेने पर। दूसरा, जहां दो व्यक्तियों की मृत्यु असामयिक रूप से हो जाती हो और ये पता नहीं चल पाता है पहले कौन मर गया, कहीं हादसा में गायब हो गए, डूब गए, ये नहीं पता चला पहले कौन डूबा या एक्सीडेंट में पहले कौन मरा, ट्रेन से जाते ट्रेन पलट गई, दोनों भाई मर गए, लेकिन ये नहीं पता चला पहले कौन मरा। तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी मान लिया जाएगा वो पहले मर गया। तो उम्र के आधार पर मृत्यु का निर्धारण। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, जिसकी उम्र ज्यादा थी वो पहले मरा हुआ माना गया, क्योंकि नेचुरली है कि जिसकी उम्र ज्यादा होगी वो पहले डैमेज होगा, ठीक है। तो जनरली वही ना पहले मरता है, जब तक कोई अन्य रीजन ना हो, तो इसीलिए उसी को पहले मरा हुआ वहां माना जाएगा। फिर है कि कोई व्यक्ति जो किसी भूमधर आसामी, जैसे अब इस समय जो हम लोगों से बुजुर्ग हैं लोग, हम लोग यही ना मानने पहले वो लोग जाएंगे तब हम लोग जाएंगे। तो अगर असामयिक रूप से मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में पहले उन्हीं को मरा माना जाएगा। लेकिन अगर ये साबित हो गया तब कि पहले कौन मरा है, तब तो फिर वही मान लिया जाएगा। और सी में लिखा कोई व्यक्ति जो किसी भूमधर आसामी या पट्टेदार की हत्या कर देता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, 114 हत्यारा को माना जाता है वो पहले मर चुका है। हत्यारा को माना जाता है वो मृतक से पहले मर चुका है, इसीलिए हत्यारा उत्तराधिकारी से वंचित होता है। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी मिलेगा धारा 25 कि हत्यारा उत्तराधिकार में संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता, पहले से ही निर्योगी हो जाता है, मरा हुआ मान लिया जाता है। और घा कि यदि कोई व्यक्ति खंड गा के अधीन किसी भूमधर आसामी या पट्टेदार की जोत में हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाए तो ऐसे हित का इस प्रकार न्यायगमन हो जाएगा मानो वो अयोग्य व्यक्ति मृत्यु उससे पहले ही हो चुकी। समझा गया। अगर अन्य कारण से किसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाए कि आप उत्तराधिकार में संपत्ति नहीं पा सकते हैं, तो हत्यारा भी अयोग्य है और जो हत्यारा तो नहीं है फिर भी अयोग्य है वो भी नहीं पा सकता। और लास्ट में क्या है, राजगामी होना। इसी में लिखा हुआ कि जब कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता है तो सरकार उसको ऑक्युपाइड करके पट्टे पे उठा देती है। पट्टे पे उठाने के बाद अगर कोई व्यक्ति आकर के उसका दावा करता है, 3 साल का समय सीमा होता है, तो उसको वापस कर दिया जाता है। नहीं कोई दावा करता तो संपत्ति अंत में राज्य की हो जाती है, तो राज्य की हो जाती है। तो अगर कभी एग्जाम में आ गया राजगामी संपत्ति टिप्पणी लिखना तो 115 ही लिखना होगा। लिखा है ना राजगामी संपत्ति का मतलब क्या है, तो
15 लिखना होगा। राजगामी की बात करेंगे तो पुलिस एक्ट की धारा 27 भी कहती है, राजगामी की बात करती है। 27-28 है ना, पुलिस एक्ट की धारा 28, वो 28 में 27 है। और आपका CRPC की धारा राजगामी की बात करती है 457, 458 बात करती है, 458 बात करती है राजगामी की। संविधान में 396 है, 296 है राजगामी की बात। यहाँ भी राजगामी की बात की गई है। और आपके हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू सेक्शन एक्ट में भी राजगामी की बात की गई होगी। धारा 29 होगा, 29 है, ठीक है। तो अब लिखा नियम क्या है राजगामी का, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, राजगामी पे टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि जहां किसी भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि का अधिग्रहण करने वाला किसी आसामी की ज्ञात उत्तराधिकार की बिना मृत्यु हो जाए। आसामी के लिए क्यों लिखा, आसामी की मृत्यु हो जाए और वो किसका आसामी था, चाहे ग्राम पंचायत का या किसी भूमिधर का, और उसके उत्तराधिकारी नहीं पता चल पा रहे हैं और मर गया, तो वहां उप जिलाधिकारी SDO ऐसे भूमिधर या आसामी द्वारा अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेगा और उसे विहित रीत से, ठीक है, भूमिधर भी मरे, भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त, ठीक है, भूमि को अधिग्रहित करने वाला आसामी मर जाए तो जिला अधिकारी ऐसे भूमिधर या आसामी द्वारा अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेगा और उसे विहित रीत से किसी एक समय में एक किसी वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा। इंग्लिश जरा पढ़िए, गलत लग रहा है इसमें। 115, हाँ, where a भूमिधर or आसामी or an आसामी holding land from a ग्राम पंचायत dies without now here. नॉन हियर, बिना ज्ञात उत्तराधिकारी। नहीं तो यहाँ जो लिखा कि where a भूमिधर or an आसामी, तो चाहे भूमिधर हो या आसामी हो, अगर आसामी है तो ग्राम पंचायत का आसामी रहा हो। आसामी किसका रहा हो, ग्राम पंचायत की जमीन का। या कोई भूमिधर हो, ज्ञात उत्तराधिकारी के मर जाए। और हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि जहां किसी भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि को अधिग्रहित करने वाले किसी आसामी की ज्ञात उत्तराधिकारी के बिना मर जाए। ये यहाँ कह रहा है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो गलत कहिए आप, समझेगा इसको सेंस क्या समझना है हमें कि आसामी मर रहा हो चाहे भूमिधर मर रहा हो, ऐसा नहीं है कि देखिए, एक तो आसामी जो होता है, यहाँ समझिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आसामी दो लोगों की जमीन का हो सकता है, भूमिधर का भी और ग्राम पंचायत का भी हो सकता है, ग्राम पंचायत का भी हो सकता है। तो आसामी जो मर रहा है वो ग्राम पंचायत की भूमि का आसामी हो और बिना ज्ञात उत्तराधिकारी के मर जाए, या कोई भूमिधर मर रहा हो जिसके उत्तराधिकारियों का ज्ञात ना हो। तो चाहे भूमिधर मर रहा हो चाहे कोई ग्राम पंचायत की जमीन पे आसामी ज्ञात उत्तराधिकारियों के बिना मर जाए। ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई भूमिधर या ग्राम पंचायत की जमीन पे कोई आसामी ज्ञात उत्तराधिकारी के बिना मर जाए, नहीं, चाहे भूमिधर मर रहा हो चाहे आसामी मर रहा हो, बस वो आसामी किसकी जमीन का हो, ग्राम पंचायत की मृत्यु होने पे अगर इनके उत्तराधिकारियों को ज्ञात नहीं है तो SDO ऐसी भूमि को कब्जे में लेगा और उसे पट्टे पे उठा सकेगा। कितने समय के लिए, एक निश्चित अवधि लिखी हुई है, और 3 साल का परिसीमा होता है कि आसामी या भूमिधर के जो उत्तराधिकारी हैं वो आकर के ऑब्जेक्शन करें। अगर उनका ऑब्जेक्शन नामंजूर कर दिया जाए या ऑब्जेक्शन वो फाइल ही ना करें, या फाइल करें उसमें अपील करने की समय, नामंजूरी के अपील की समय सीमा खत्म हो जाए या वहाँ खारिज हो जाए, तो अंत में वो संपत्ति सरकार को चली जाएगी। अगर उसके जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने आवेदन फाइल किया 3 साल के भीतर और उनको मान लिया कोर्ट ने कि आप उत्तराधिकारी हो, तो उत्तराधिकारी को चली जाएगी। या SDO ने मना कर दिया उत्तराधिकारी मानने से, लेकिन वो अपील में चले गए, अपीलीय कोर्ट ने मान लिया, तो भी उनको संपत्ति चली जाएगी। यही लिखा हुआ है 115 में। क्लियर हो गया? तो लगभग कंक्लूजन तो बता ही दिया हूँ इसमें, अब कुछ बचा भी नहीं है, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है।
और कल हम लोग अब पढ़ेंगे विभाजन। विभाजन। अभी तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे समर्पण क्या होता है, परित्याग क्या होता है, मालगुजारी की वसूली बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, विभाजन है। तो अभी कई सारे टॉपिक्स हैं जो महत्वपूर्ण इसमें बचे हुए हैं, लेकिन आपको लगता है 2 या 3 क्लासेस पे लगेगी, ये खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास बंद की जाएगी।